बीए बाग तृतीय में भारतीय समाज पुस्तक में हम आज पश्चिमीकरण की अवधारणा तथा उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, पश्चिमीकरण की सीधी व सरल परिभाषा ये है कि भारतीय समाज पर पश्चिमी समाज का जो प्रभाव पड़ता है और जिससे जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, यह जो पश्चिम का जो प्रभाव है यही पश्चिमीकरण कहलाता है। जैसे यदि भारतीय समाज में प्रौद्योगिकी, धर्म, परिवार, जाति, राजनीति, प्रथाओं, आदर्शों, विश्वासों, मूल्यों, फैशन, खान-पान, रहन-सहन, कला, साहित्य, संस्कृति आदि पर यदि पश्चिमी समाज का प्रभाव पड़ता है तो वह पश्चिमीकरण कहलाता है। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवासन ने पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया। अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में डॉक्टर श्रीनिवासन लिखते हैं कि पश्चिमीकरण का मेरा जो अर्थ है वह यह है कि मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग भारतीय समाज व संस्कृति में उन परिवर्तनों के लिए किया है जो 150 वर्षों से अधिक समय के अंग्रेजी राज के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। और ये शब्द प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, वैचारिक और मूल्यों आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों का समावेश करता है। डॉक्टर श्रीनिवासन की इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि जो भारत में अंग्रेजों ने जो 150 साल तक राज किया, तो उस दौरान भारतीय समाज और संस्कृति पर उनका जो प्रभाव पड़ा और उस प्रभाव से जो परिवर्तन हुए वे पश्चिमीकरण को प्रदर्शित करते हैं। लिंच ने श्रीनिवास को उद्धृत करते हुए लिखा है कि पश्चिमीकरण से पश्चिमी पोशाक, खान-पान, तौर तरीके, शिक्षा, विधियां और खेल, मूल्यों आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये जो डॉक्टर श्रीनिवास और लिंच की जो परिभाषाएं हैं, इनसे यह स्पष्ट होता है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा के अंतर्गत भारत में होने वाले वे सभी सांस्कृतिक परिवर्तन और संस्थात्मक नवीनताएं आ जाती हैं जो इस देश में पश्चिमी देशों, प्रमुखतः इंग्लैंड के साथ राजनीतिक व सांस्कृतिक संपर्क के कारण आई हैं। पश्चिमीकरण का तात्पर्य विविध प्रकार के परिवर्तनों से है, जैसे वस्त्र, भोजन खाने के तरीके, रहन सहन के ढंग आदि में परिवर्तनों से है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने लिखा है कि मानवतावाद तथा बुद्धिवाद पर जोर पश्चिमीकरण का एक अंग है, जिसने भारत में संस्थागत या सामाजिक सुधारों का सिलसिला प्रारंभ कर दिया। वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीयता का उदय, देश में नवीन राजनीतिक संस्कृति और नेतृत्व सबके सब पश्चिमीकरण के उपोत्पादन बाय प्रोडक्ट हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि पश्चिमीकरण ने भारत में मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने तथा तार्किक ढंग से विचार करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। पश्चिमीकरण का तात्पर्य केवल पाश्चात्य रीति रिवाजों व ढंगों को अपनाने मात्र से नहीं है, यह एक जटिल व सर्वव्यापक अवधारणा है। इसके अंतर्गत विज्ञान, तकनीकी, प्रयोगसिद्ध पद्धति इत्यादि आते हैं। पश्चिमीकरण में ने समतावादी और लौकिक दृष्टिकोण के विकास में सहायता प्रदान की है। लोग विभिन्न समस्याओं के प्रति अब तार्किक दृष्टिकोण अपनाने लगे हैं। पश्चिमीकरण में कुछ मूल्य वरीयताएं भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार का मूल्य, जिसमें अनेक मूल्य सम्मिलित हैं, मानवतावाद है, जिसका अभिप्राय जाति,
आर्थिक स्थिति, धर्म, आयु एवं लिंग को ध्यान में रखते हुए सभी मनुष्यों के कल्याण में सक्रिय रुचि से है। समतावाद एवं लौकिकरण दोनों ही मानवतावाद में शामिल हैं। हमने जो श्रीनिवासन द्वारा जो उनकी पुस्तक में जो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में जो पश्चिमीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की, उसको हम सरल शब्दों में यदि कहें तो ऐसे कह सकते हैं, यदि भारत के संदर्भ में न कहकर यदि इसकी विस्तृत अवधारणा यदि हम प्रस्तुत करें तो यह कह सकते हैं कि कोई भी गैर पश्चिमी देश अपने सामाजिक व सांस्कृतिक रीति रिवाजों को छोड़कर पश्चिमी देशों की नकल करता है, पश्चिमी देशों की संस्कृति को अपनाता है, तो वह पश्चिमीकरण कहलाता है, जिसमें सभी प्रकार के सामाजिक मूल्य, प्रथाएं, वैचारिक मूल्य, प्रौद्योगिकी आदि सब सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन जो डॉक्टर श्रीनिवासन जो परिभाषा दी है पश्चिमीकरण की, वह परिभाषा भारत के संदर्भ में प्रस्तुत की है। पश्चिमीकरण की विशेषताओं की बात अब हम करें तो श्रीनिवासन ने पश्चिमीकरण की कुछ विशेषताएं दी हैं। उनमें पहली है नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है ये, अर्थात यह नहीं बताती कि पश्चिम के प्रभाव के कारण भारत में होने वाले परिवर्तन अच्छे या हैं या बुरे, यह तो केवल परिवर्तनों को बतलाती है। अच्छाई व बुराई के मूल्यों से यह अवधारणा स्वतंत्र है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि पश्चिमी देशों का किसी गैर पश्चिमी देश पर प्रभाव पड़ता है तो वह अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। परिवर्तन को व्यक्त करता है कि हाँ परिवर्तन हुए, वो अच्छाई की ओर है या बुराई की ओर है, इससे इसका कोई तारतम्यता नहीं है। इसलिए ये एक नैतिक अवधारणा है, नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है। दूसरी पश्चिमीकरण की अवधारणा वह एक व्यापक अवधारणा है जिसमें भौतिक और अभौतिक संस्कृति से संबंधित सभी परिवर्तन आ जाते हैं। इसके अंतर्गत पश्चिम के प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाले वे सभी परिवर्तन आ जाते हैं जो प्रौद्योगिकी, धर्म, परिवार व जाति, राजनीति, प्रथाओं, आदर्शों, विश्वासों, मूल्यों, फैशन, खान पान, रहन सहन, यातायात व संचार, कला साहित्य, शिक्षा, न्याय, प्रशासन एवं अन्य संस्थाओं में घटित हुए हैं। बी कप्पू स्वामी अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन इंडिया में लिखते हैं कि श्रीनिवास द्वारा काम में ली गई पश्चिमीकरण की अवधारणा में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं। पहली बात, व्यवहार संबंधी पक्ष जैसे खाना पीना, वेशभूषा, नृत्य आदि। दूसरी बात, ज्ञान संबंधी पक्ष जैसे साहित्य, विज्ञान आदि। और तीसरी बात, मूल्य संबंधी पक्ष जैसे मानवतावाद, क्षमतावाद और लौकिकीकरण। पश्चिमीकरण की जो अगली विशेषता वह है एक वैज्ञानिक अवधारणा है। क्योंकि मूल्य की दृष्टि से एक तटस्थ अवधारणा है, अतः यह वैज्ञानिक अवधारणा है। जो भी तटस्थ अवधारणा होगी वह वैज्ञानिक होगी। इसके द्वारा हम किसी भी समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण कर सकते हैं। अब देखिए पश्चिमीकरण की जो अगली विशेषता है वह यह है कि पश्चिमीकरण के अनेक प्रारूप हैं। पश्चिमीकरण में हमें अंग्रेजी, अमेरिकी, रूसी और विभिन्न यूरोपीय देशों के प्रारूप आदर्श देखने को मिलेंगे। सभी प्रारूपों में कुछ तत्व तो समान रूप से पाए जाते हैं। चूंकि अंग्रेजों ने ही भारतीयों को पश्चिमी संस्कृति के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं बौद्धिक पक्षों से परिचित कराया, अतः भारत में अंग्रेजी आदर्श ही विद्यमान है। यद्यपि वर्तमान में अमेरिकी और रूसी प्रारूप भी प्रभावशाली होते जा रहे हैं। पश्चिमीकरण की जो अगली विशेषता वह है जटिल तथा बहुस्तरीय प्रक्रिया। श्रीनिवासन कहते हैं कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है
जिसका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रौद्योगिकी एवं अन्य स्तरों पर देखा जा सकता है। एक समाज के विभिन्न पक्षों पर पश्चिमीकरण का प्रभाव भिन्न भिन्न रहा है। कोई पक्ष अधिक प्रभावित है, वह उसमें परिवर्तन अधिक हुए हैं, तो कोई पक्ष कम प्रभावित है, उसमें परिवर्तन कम हुए हैं। कुछ लोगों ने पश्चिमी खान पान तथा वस्त्रों को अपनाया है, तो कुछ ने पश्चिमी आदर्शों, मूल्यों और विश्वासों को, तो कुछ ने पश्चिमी प्रौद्योगिकी को। समाज के सभी पक्षों पर पश्चिमीकरण का प्रभाव समान रूप से नहीं पड़ा है। भारत में पश्चिमीकरण की गति सर्वत्र ही समान नहीं है। मैसूर में पश्चिमीकरण की दौड़ में ब्राह्मण सबसे आगे रहे। पश्चिमीकरण की जो अगली विशेषता है चेतन और अचेतन प्रक्रिया। पश्चिमीकरण का प्रभाव भारतीय समाज पर चेतन और अचेतन दोनों ही प्रकार से पड़ा है। कई पश्चिमी तत्वों को तो हम जानबूझकर प्रयत्नपूर्वक ग्रहण करते हैं और कई हमें अप्रत्यक्ष तथा अचेतन रूप से प्रभावित करते हैं और वे हमारे व्यवहार तथा दैनिक जीवन के अंग बन जाते हैं। इस प्रकार से पश्चिमीकरण का अर्थ है वह विशेषताएं हमने पढ़ा, तो मूल जो बात है वो ये आती है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन है वह किसने किया। तो हम कहेंगे पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवासन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज एंड इन मॉडर्न इंडिया में प्रस्तुत किया। अब दूसरी बात है पश्चिमीकरण कहते किसे हैं, तो हम कहेंगे कि भारतीय समाज पर पश्चिमी देशों का, प्रमुखतः इंग्लैंड का जो प्रभाव पड़ा है, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, प्रौद्योगिकी, साहित्य और विज्ञान पर जो पश्चिमी देशों का प्रभाव पड़ा है, तो हम उससे हमारे समाज में जो परिवर्तन हुआ है वह पश्चिमीकरण कहलाता है। धन्यवाद।